बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। पिछले मुसलसल कई जुमों में मैंने पहले बात की थी कि हर शख्स के अंदर, मिल्लत के हर फ़र्द के अंदर सियासी शऊर और सियासी बसीरत होना चाहिए। और उसे ये मालूम होना चाहिए कि उसकी अपनी हैसियत क्या है, मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर, हल्क़ा इंतखाब के अंदर उसकी अपनी हैसियत क्या है। वो जमहूरियत में रहता है और जमहूरियत में वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह कैसे अदा कर सकता है। उसके अलावा मैंने ये कहा था कि जमहूरियत में होने वाले वोटिंग के इस अमल, इंतखाब के इस अमल को जब तक आप दीन से जोड़ करके नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपका शऊर बेदार नहीं होगा, न ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। और ऐसा नहीं है कि आपका ये अमल, जिसे हम वोट डालना कहते हैं, इंतखाब कहते हैं, वोटिंग कहते हैं, मतदान कहते हैं, इसका दीन के एतबार से और दीनी अहकामात से कोई ताल्लुक़ और राब्ता नहीं है। उसकी मैंने वजाहत की थी कि आपका ये वोट एक गवाही की हैसियत रखता है और सही गवाही देना आपके ज़िम्मे लाजिम करार दिया है अल्लाह ने। इसी तरह से ये शफ़ाअत हो सकता है और शफ़ाअत अगर बुरी है तो उसका खमियाजा आपको भुगतना है, शफ़ाअत अगर अच्छी है तो उसका असर भी आपको पहुँचेगा, अज्र भी आपको पहुँचेगा। इसी तरह से ये वकालत है हुकूक़ मुश्तरका में, तमाम हल्के की तरफ से उस हल्के के हुकूक़ के सिलसिले में आपका ये वोट वकालत की हैसियत रखता है। ये सारी बातें मैंने अर्ज़ कर दी थी। अब वो वक्त करीब आ गया है। अब ये फितरी बात है कि आपका सवाल आएगा कि आप बतलाइए क्या करना चाहिए, या आप बतलाइए हम वोट किसे दें। तो ये बात मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ, लेकिन ये बातें जो लोग करते हैं उन्हें आज भी मिल्लत और मुआशरत दलाल कहता है। और आज तक ये काम वही लोग करते रहे हैं जिन्होंने पैसे लिए और जा कर के हिमायत कर दी। अब जाहिर सी बात है उनसे मुशाबहत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कह सकता, इसलिए ये जुमले मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन कॉमन सेंस की एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो समझ में भी आएगी और वही मुनासिब भी है, वही मुनासिब भी है। अब बहुत साफ़ सुथरी और सीधी बात यह है कि मैं बात कर रहा था कि उम्मीदवार के अंदर दो चीज़ें होंगी, यानी उसने दावा किया है कि मैं इस पूरे हल्के, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करने की अहलियत, काबिलियत और सलाहियत रखता हूँ। दूसरे ये कि मैं अमानतदार और दयानतदार भी हूँ। ये दावा गोया उसने किया है, ये दोनों सिफ़ात उसके अंदर हैं। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि अमानत जानते नहीं किसको कहते। जो लोग मैदान में हैं वहाँ अमानत तो दूर की बात है, ईमान ही मौजूद नहीं है, दयानत दूर की बात है, वहाँ जराइम का बोलबाला है। बात आप समझ रहे हैं। मेरी गुफ्तगू का हासिल ये था कि जो आदमी सबसे ज़्यादा अमानतदार हो, सबसे ज़्यादा खिदमत खल्क़ का जज्बा रखता हो और सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र रखता हो और उसके अंदर बाकायदा काबिलियत और अहलियत हो और दयानत और अमानत उसकी तबीयत का हिस्सा हो, उसका शेवा हो और वो उसका खूगर हो, तो फिर वोट उसके हक़ में करना चाहिए। लेकिन हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो नुमाइंदे हैं वो तो ऐसे हैं कि जो जराइम पेशा हैं या जराइम पेशा अफराद की परवरिश करने वाले हैं,
जराइम को पसंद करने वाले हैं और सिर्फ अपना एम्पावरमेंट कायम करने के लिए और अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, अपने गुरूर को, अपने प्राउड को बढ़ाने के लिए वो सियासत के मैदान में उतरे हैं। ये सच है। और उनमें से कोई सच पूरी उम्र नहीं बोला, अब क्या बोलेगा? वो बात तो ख़त्म हो जाती है। फिर अब क्या होगा? ये बात भी मैंने अर्ज़ की थी, ये बात भी मैंने अर्ज़ की थी, उसे भी जहन में रखिए। यानी बजाय इसके कि मैं आपसे ये कहूँ कि फ़लाँ को वोट देना है, आप अपने इस अमल को मेरी उस पूरी पिछले 6 हफ्ते की गुफ्तगू के फ्रेम पर रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही तख्ती मैं कर रहा हूँ, उसी का प्रैक्टिकल आपकी खिदमत पे पेश कर रहा हूँ कि हमने अमानत और दयानत की बात की थी, तो अमानत और दयानत तो यहाँ दवा के लिए भी मौजूद नहीं है। उसके बाद आखिरी बात ये थी कि अगर जो नुमाइंदे और उम्मीदवार खड़े हैं इलेक्शन के लिए, उनमें सभी नुकसानदेह हैं, सभी मिल्लत के दुश्मन हैं, सभी इंसानियत के दुश्मन हैं, किसी के अंदर भी खिदमत खल्क या मानव सेवा का कोई भाव मौजूद नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑप्शन तो आपके पास नोटा का भी है, लेकिन नोटा का ऑप्शन इख्तियार करने से आपके जिम्मे कोई ना कोई नुकसान लिख दिया जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि आप कहते हैं इनमें से कोई अहलियत नहीं रखता, लेकिन ये तदबीर इस वक्त कारगर नहीं है, ना कारगर होगी। फिर क्या करना है? अगली बात सुनिए ध्यान से कि हर हल्क़े इंतखाब में असल मुकाबला 2 लोगों के बीच होता है जो अपर में होते हैं। पूरी लिस्ट आप लगा लीजिए। 10 नुमाइंदे हैं, 10 उम्मीदवार हैं, उनमें से ऊपर के 2 और कहीं कहीं 3 यही बिटर कॉन्टेस्ट में होंगे। टफ कॉन्टेस्ट इन्हीं के बीच होगा, सख्त मुकाबला और कशमकश इन्हीं के बीच होगी। अक्सर जगह तो यही है कि 2 होंगे, और यह भी तय है कि वो दोनों के दोनों आपके लिए अक्सर जगह नुकसानदेह ही होंगे। तो अब आपके लिए बहुत आसान है कि उनमें से जो कम नुकसानदेह आपको लग रहा हो उसके हक़ में आप अपनी राय दे दीजिए। ये करने के बाद आप अपने परवरदिगार की बारगाह में जवाब दे सकेंगे, बार इलाहा कोई दयानतदार तो था नहीं, कोई अमानतदार था नहीं, सारे के सारे हम्माम में नंगे थे। तो मुझे लगा ये कि ये शख्स हमारे शायर का दुश्मन नहीं है, ये शख्स हमारे मिल्लत का जानी दुश्मन नहीं है, तो हमने इसलिए इसको मुंतखब कर दिया। अगली शक्ल कि हो सकता है कि वो दोनों के दोनों एक ही नज़रिए के हामिल हो। मसलन एक फलां पार्टी का है और एक फलां उसी पार्टी से बागी होकर के यहाँ आया, अब उसको टिकट मिल गया, ये कंडीशंस भी आएंगी। तो ऐसी शक्ल में उम्मीदवार मैटर नहीं होगा, बल्कि पार्टी आपके निशाने पर होना चाहिए। जमात, जो जमात, जिस जमात का नज़रिया, जिस जमात की सोच, जिस जमात की फ़िक्र मिल्लत के लिए, आपके शायर के लिए, आपकी शनाख्त के लिए, आपके तशख़्ख़ुस के लिए कम नुकसानदेह हो। या कहीं कहीं आप देखेंगे कि उम्मीदवार बिल्कुल गैर मारूफ है, मजहूलुन नसब है, यानी पता ही नहीं कहाँ का, यहाँ का रहने वाला नहीं है, मिसाल के तौर पर बाहर कहीं का है, और ये कहाँ इसको ढूंढते फिरेंगे और ये कहाँ मिलेगा हमको। ये सब छोड़ दीजिए आप, फिर उसके बाद उस पर आ जाइए कि जिस जमात से ये बिलोंग करता है, ये जमात आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है या कम नुकसानदेह। अगर कम नुकसानदेह है तो जमात की बुनियाद पर आप अपनी राय दे दीजिए। बात आप समझ रहे हैं? ये पिछले 6 जुमों की वजह से, उस गुफ्तगू की वजह से मेरे ऊपर ये बोझ आता है कि आप बतलाइए क्या करना चाहिए। आपने इसकी सारी शिक़ें हमारे सामने वाज़े कर दी, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। उसका जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि हर जगह शक्ल यही है कि 2 अपर में, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों की लिस्ट है या 10 लोग हैं जो मैदान में हैं, 10 उम्मीदवार हैं, नीचे कोई मौलाना साहब लटके हुए हैं दाढ़ी वाड़ी बाकायदा लिए। तो अब इनको अगर आप वोट देंगे तो जिन 2 के बीच में कॉन्टेस्ट था और उसमें से एक को जिताना आपकी अखलाकी जिम्मेदारी थी, या दूसरे को बेदखल करने के लिए इसको ताकतवर करना आपकी जिम्मेदारी थी, और आपने जाकर के वहाँ वोट कर दिया जबकि मालूम था कि ये आपका ज़ाय हो जाएगा, ऐसे वक्त में आप मौलाना साहब को वोट नहीं देंगे। अब ये तकलील शर का मसला आ जाएगा। ये शिक़े सब समझ रहे हैं आप, इनका ताल्लुक़ मसाइल से है। ये
फतवे के आखिर में जो शिक़े वाज़े की गई हैं इनका ताल्लुक़ उससे है। और ये बात ऐसी भी नहीं जो सेंसिबल ना हो, समझ में ना आए। तो बात आपने समझ ली, किसको वोट देना है। अगर कोई दयानतदार, अमानतदार, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाला और मानव सेवा का भाव रखने वाला कोई नहीं है, कोई दयानतदार, अमानतदार, सच्चा, पाक साफ नहीं है, सारे के सारे जराइम पेशा हैं, तो फिर आप ये देखिए कि ऊपर में जिन लोगों जिन दो के बीच मुकाबला है, या रेयर में जिन तीन के बीच में मुकाबला है, उनमें से जो आपके लिए, आपकी मिल्लत के लिए, आपकी शनाख्त के लिए, आपके शायर के लिए और आपके हुकूक के लिए कम नुकसानदेह हो, आप उसको मुंतखब कीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी और आपका अखलाक़ी फ़र्ज़ है, और यही इस वक्त सियासी शऊर कहलाएगा। बात आपकी समझ में आ रही? तो अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो मैदान से बाहर रहता हूँ, मेंबर का आदमी हूँ। ये आपको मालूम होगा कि किन दो के बीच में तकाबुल है और उन दो में से कौन आपके लिए कम हानिकारक है, कम जहरीला है। इसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छी तरह होगा, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी और आपकी ज़िम्मेदारी है इस वक्त में। बात आप समझ रहे हैं? इससे आप कहीं पे फंसेंगे नहीं, आप कहीं पर फंसेंगे नहीं, कहीं पर भी, किसी भी हलके में हो और कहीं भी कुछ भी हो, ये सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। अब यहां से एक बात और समझनी है, ये आपने मान लिया और सच्चाई भी ये है कि आपके लिए दुश्मनी और इनाद सबके दिल में है। आप किसी काबिल ना होने पाएं, आप फुटपाथ से मार्केट तक ना आने पाएं, ठीक है, आप कारीगरी से दुकानदार ना बनने पाएं, ये सब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आपका कोई दखल ना हो, ये सब इसमें मुश्तरक हैं। इतनी दुश्मनी सबकी मुश्तरक है। तो जब दुश्मन ही हैं, यहाँ पे ये दिक्कत होती है। हम देख रहे हैं बराबर कि हमने देखा कि दो कॉन्टेस्ट में हैं। एक ऐसी पार्टी का है जो हमारा वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं, एक ऐसा है जो चाहता तो है कि ये हमें वोट देते रहें, बस अपने हुकूक की बात ना करें। तो जाहिर सी बात है, ये इसके बावजूद कि हमारे हुकूक की अदायगी नहीं करना चाहता और हमारी ताकत, हमारे एम्पावरमेंट का दुश्मन है, लेकिन कम से कम हमारे वजूद को तो तस्लीम कर रहा है। हमारे वजूद को सिर्फ इतना तस्लीम कर रहा है कि ये हमको वोट देते रहें तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो आप ये समझिए कि आखिरकार हमें इस फैसले पर भी राज़ी होना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि ये दुश्मन है, ये तय है कि ये दुश्मन है और बदख्वाह है, बुरा चाहने वाला है, ये तय है। तो अब इसके लिए ये गुंजाइश नहीं बनती है कि आप उसके झंडे लेकर के, उसकी टोपियां पहन करके और ये कहते फिरें कि जो शख्स इस पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है। ये बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और पड़ोसी से कि उसके यहाँ दूसरा झंडा लगा उससे लड़ाई करने की, या चचा के लड़कों से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? दुश्मन तो वो भी है, ये मजबूरी है आपकी कि आप बड़े दुश्मन को छोड़ करके किसी दूसरे दुश्मन पर राजी हो गए मजबूरी की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सगा हो गए, रिश्तेदारी हो गई आपकी, अब सारे रिश्ते तोड़ करके आप उसकी दरियां उठाते फिरेंगे। यही वो जिल्लत और रुसवाई के आमाल हैं कि जिसने इस नहज पर पहुंचा दिया। आपकी खामोशी इससे बेहतर है। ये वो लड़के हैं हमारे, दो दिन भर या तो लूडो खेलते हैं या मसाला खा करके पिचकारी मारते रहते हैं, और उन्हें बस घर पे भी खाना मुश्किल से मिलता है। सोचते हैं कुछ नहीं, 2 मरतबा पूड़ी आलू खाने को मिल जाएंगे, वो टोपियां उठाए फिर रहे हैं। और तो ये मिल्लत की हैसियत तय करता है कि आपकी हैसियत क्या है। इसलिए आप बिलाशुबा वोट दीजिए, उसी पार्टी को वोट दीजिए जिसको आप चाह रहे हैं, उसको वोट दीजिए जो आपके हुकूक को तस्लीम नहीं कर रही है या हक की बात सुनना नहीं चाहती आपसे। लेकिन कम से कम पीछे पीछे फिर करके उनके लिए ये मत कहिए कि हम उनका वोट बैंक है, ये हमारी ये मजबूरी है। ज़मीर कोई चीज़ है, आपका अपना वजूद कोई शनाख्त रखता है या नहीं? मेरी पता नहीं ये बातें समझ में आ रही कि नहीं। मेरे कहने का हासिल ये है कि जो फैसला आपने ले लिया है कि फलां को वोट देना, ये मजबूरी का ही तो फैसला है कि आपके पास दयानतदार नहीं था, आपके पास
आपके पास कोई अमानतदार नहीं था, आपके पास इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई नहीं था, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने वाला, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला कोई नहीं था। तो मजबूरन आपने देखा कि दो के बीच कॉन्टेस्ट है, एक हमारा वजूद तस्लीम नहीं करता, दूसरा वजूद तो तस्लीम करता है मगर एज ए वोट बैंक तस्लीम करता है। इसके हक़ में वोट कर दीजिए, मजबूरी है ना, बादिल नाख्वास्ता। चचाजाद भाई से तो ज़रा सी कोई बात हो जाए तो चेहरा इधर करके मुसाफा कर लेते हैं या मुंह घुमा के निकल जाते हैं। ये दुश्मन है, इनके लिए अपने सगों से भी इख्तिलाफ कर लिया जाएगा। तो मेरे कहने का हासिल यह है कि मौजूदा सियासत इस तरह की नहीं है कि जिसके लिए आप अपने रिश्ते तोड़ें और इस तरह के तमाशे करते फिरें, आप किसी का बस्ता लगाते फिरें, किसी की मीटिंग कराते फिरें और कहीं नौकर और मुलाजिम नजर आए आप। ये मिल्लत की गैरत को फ़रोख्त कर देना या पसपाई मुकद्दर करवा देना, यह हुई एक बात। यह आपके इस सवाल का जवाब कि हमें वोट किसको देना चाहिए, करीब करीब उसूल की हैसियत से जो कुछ मैंने जिक्र किया था उसके ज़िम्न में मैंने आपकी खिदमत में यह बात जिक्र कर दी। अब ये एक बात जिस तरह मैंने अर्ज़ की है कि आप किसी को वोट देना चाहते हैं, सियासी हिमायत देना चाहते हैं, उसके इक़्तिदार को बादिल नाख्वास्ता आप तस्लीम कर रहे हैं, तो आप उसे अपना रिश्तेदार तसव्वुर मत कीजिए। और ऐसे ही, अगला जुमला बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही किसी ऐसे शख्स की नाकदरी मत कीजिएगा जो आपके हुकूक की बात करता हो, आपकी शनाख्त की बात करता हो, आपकी पहचान की बात करता हो, आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को खड़े करने की या उसकी बिल्डिंग की बात करता हो। आप उसकी नाकदरी मत कीजिए। आप उसको वोट नहीं दे रहे हैं या वक्त का तकाजा नहीं है कि आप उसको वोट दें। उसको वोट देने से इस वक्त सिनेरियो बदल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आप उसकी नाकदरी मत कीजिए। आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आप उसको दलाल कह दें, किसी का एजेंट कह दें, आपके हुकूक की बात करता है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। और ये ठीक क्यों नहीं है? इसलिए कि पॉलिटिक्स में या सियासत में वो कौन सा महाज है या वो कौन सा तजर्बा है जो आप कर नहीं चुके हैं, मिसाल के तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का भी आप हिस्सा रहे, समझ रहे हैं आप, सोशल इंजीनियरिंग का भी आप हिस्सा थे, उसमें भी रहे, उसमें भी आपकी हैसियत वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं थी। इसी तरह आप समाजवाद का हिस्सा रहे, उसमें भी दरियां उठाने के सिवा या सिर्फ मंत्री बन जाने तक आपकी बात थी, मिल्लत की बात आप कहीं नहीं कर सके। इसी तरह एक लंबी मुद्दत तक सेकुलरिज्म का झंडा हम थामे रहे। ये सारे तजर्बात आप कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं, ये सारे एग्जामिनेशन आप कर चुके हैं, ये सारे ट्रायल आपके पास से जा चुके हैं। अब इकलौता एक ट्रायल बचा है, एक तजर्बा बचा है अपना, यानी मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खड़ा करने का। और इसके लिए उत्तर प्रदेश बेहतरीन नर्सरी हो सकती, इसलिए कि यहां आपकी तादाद सबसे बड़ी 25% तादाद माना रखती। और ये वो मिल्लत है जहां बिरादरियों का कोई मसला नहीं है। ये वो मिल्लत है, ये वो जमात है, या वो धड़ा है, या वो कम्युनिटी है, या वो समाज है कि जहां बिरादरियां लाइन नहीं खींचा करती। वरना आप बता दीजिए कि हाथी खाने के उस हिस्से का कोई बाल्मीक अभी आकर के कलमा पढ़ ले, अगले पल वो नहा करके आ जाए, जगह यहाँ खाली है और यहाँ आके बैठ जाए। मुतवल्ली साहब, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, या आप में से कोई है जिसकी हिम्मत हो कि उसे हटा दे यहाँ से? इस्लाम इस तरह रिश्ते बनाता है, पलक झपकते ही एक आदमी अगली सफ में बैठने के लायक हो सकता है, और बाद में आने वाला शख्स कितना ही कद्दावर हो, जगह पीछे मिली है तो वहीं बैठेगा, इसको हटा करके उसे नहीं बिठाया जा सकता 10 मिनट में। तो आपके पास आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 25% आप मुत्तहिद नहीं कर सकते, और 25% जब मुत्तहिद होगा तो क्या होगा? किंग मेकर नहीं, फिर किंग होंगे आप। लेकिन ये शऊर, सियासी शऊर जब बेदार हो, दूसरों की चाल में, दूसरों के फरेब में और दूसरों की बिसात का मोहरा बनने से जब तौबा कर लें, तब ये मुमकिन। तो अब ये तजर्बा बाकी बचा है, इसके लिए आपको कोई दर्दमंद चाहिए होगा,
अब एक शख्स आपको नज़र आ रहा है जो आपकी बात करता है, आपके हुकूक की बात करता है, आप उसे बेशक जो चाहें कहें, जो चाहें कहें, लेकिन अगर किसी की खिदमत पर गलत जुमला बोलते हैं, अल्लाह ताला की अदालत खुली, अल्लाह ताला की अदालत खुली। और किसी आदमी को जांचने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर वो किसी पार्टी से आता है कि ये फ़लाँ पार्टी का है, फ़लाँ सूबे में, फ़लाँ सूबे में, तो आप देख लीजिए कि उसकी जमात के जो नुमाइंदे ईवान में पहुँचे हुए हैं, मतलब बेहतर तरीका है ये समझने का कि उस पार्टी के नुमाइंदे जिस ईवान में पहुँचे हुए हैं, क्या वो उसी तरह की बात करते हैं जिस तरह उनका कायद बात कर रहा है? क्या वाकई वो वहाँ अपने हुकूक की बात करते हैं? क्या वाकई वो वहाँ मिल्लत की बात करते हैं? और उन्होंने वो जिस हल्क़े इंतखाब से आता है, वो जिस हल्क़े इंतखाब से फातेह होकर के जीत करके आया है, उसने वहाँ मिल्लत के लिए क्या किया है? ये आपके पास सीधा पैरामीटर है किसी को भी जांचने का। अब जांच लीजिए उसको, आप बतलाइए कि किसी भी शख्स को आप यहाँ से मुसलमान होने की वजह से बना के भेज देते हैं, नुमाइंदा बना के भेज देते हैं, उसे मंत्रालय कलमदार मिल जाता है, लेकिन बतला दीजिए कभी आज तक किसी लाल ने सदन में खड़े होकर के मुसलमान कह करके मुसलमानों के हुकूक की बात की हो? बड़े बड़े लोग जो सदन हैक कर लेते हैं, बोलते हैं, आज तक भी मिल्लत के लिए नहीं बोले। बात उतनी करेंगे जितना उस पार्टी का कायद लिख देगा, पार्टी की नीति से आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो हुकूक की बात करे, अभी इस वक्त उनकी सियासी हिमायत करना, उनको वोट देना, उनके नुमाइंदों को वोट देना, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो, बिलाशुबा मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक नहीं, लेकिन उस शख्स के अल्फाज की तौहीन मत कीजिए, उसकी कुर्बानियों की तौहीन मत कीजिए जो स्टेज पर खड़े होकर आपके अकायद की और इस अकीदे की जिसकी तर्जुमानी की और जिसके डिस्क्रिप्शन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुसलमान वो है जो मौत से नहीं डरता। इस अकीदे की जिस ताकतवर अंदाज में उस शख्स ने नुमाइंदगी की है, कोई आलिम भी नहीं कर सका। तो इसलिए जो आदमी कौम की खिदमत कर रहा है, आप उसको कद्र की निगाह से देखिए। ये पुराना दर्द है जो आज जुबान पे आया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर देखिए कि मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो अपने कायद के साथ वफादार नहीं रहते, अपने कायद पर भरोसा नहीं करते, उस पर इल्ज़ाम पहले लगाना शुरू कर देते हैं। और यही रोना हज़रत मौलाना अली मियां साहब, बहुत ताकतवर नाम दो मैंने लिए हैं, बाकियों की किसी की कोई अहमियत नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी कौम का दर्द अपने दिल में समोया और उस तरह की खिदमत की। इसलिए ज़रूरत है चीज़ों को समझने की। पहचानिए, नविश्ता दीवार को पहचानिए, आने वाले वक्त और उसके हालात को पहचानिए। और सारे ट्रायल कर चुके हैं तो जो ट्रायल आपको लगता हो कि ठीक हो सकता है वो कीजिए। धोती से बाहर आइए और पनाहों से बाहर निकलिए। अल्लाह तबारक व तआला मदद करने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने पहले ही लिख दिया, उस कौम की हालत नहीं बदलेंगे जो अपने हालात के बदलने के लिए खुद फिक्रमंद ना हो, मैदान में आने को तैयार ना हो। तो जवाब क्या हुआ आपके सवाल का कि वोट किसको दें? जो दो लोग अपर में आपस में बिटर कॉन्टेस्ट में हैं, सख्त मुकाबले में हैं, उन दोनों में से जो कम नुकसानदेह है मिल्लत के लिए, उसको वोट कर दीजिए, बस बात खत्म। किसी पार्टी का कोई नाम नहीं, किसी फेस का कोई नाम नहीं, ना किसी को हराना ना किसी को जिताने की बात। आपसे अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेंगे तो आपके पास सीधा जवाब होगा कि बारिला दयानतदार तो कोई था नहीं, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाला कोई था नहीं, सब नुकसानदेह थे, लेकिन उन नुकसानदेह लोगों में से जो कम नुकसानदेह था मिल्लत के लिए, मैंने उसका इंतखाब कर लिया था। दैट्स ऑल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ नसीब फरमाए, सियासी शऊर और सियासी बसीरत नसीब फरमाए, और हम सबको आने वाले इस अहम अमल में अपनी पूरी बेदारी के साथ, पूरी बसीरत के साथ फ़ैसला लेने की तौफीक मरामत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।